हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख में तनाव और भारतीय सेनाओं के साथ दोस्तों युद्धाभ्यास करने जा रही है चीनी सेना। जी हां, बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों आखिर किस आयोजन के तहत ये अभ्यास होने वाला है दोस्तों। इसी बीच आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ NSA अजीत डोभाल जी के सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला। जी हाँ, जिसमें 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन ने कहा भारत रशिया से सस्ता तेल नहीं हमारा खून खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, एलोब्रेट करके आपको बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, क्यों यूक्रेन ने ये बात कही है। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां सीनियर सिटीजन को रेल टिकट में फिर से मिलेगी छूट, लेकिन दोस्तों इस बार बदलेंगे नियम। बताएंगे क्या है दोस्तों वो नियम जो बदलने वाले हैं। तो हर तरह की जानकारी दोस्तों हम आपको भी बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज मुमकिन है दोस्तों, और हमारा भारत नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लद्दाख में तनाव और चीनी सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला बताते। भारत और चीन के बीच लद्दाख में गतिरोध अब भी जारी है। दोनों देशों के बीच 16 दौर की सैन्य वार्ता होने के बावजूद अभी तक LAC पर पूर्ण रूप से डिसएंगेजमेंट नहीं हो सकी है दोस्तों। ऐसे में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली है दोस्तों। बता दें वोस्तोक 2022 नाम का ये युद्धाभ्यास रशिया में आयोजित होने वाला है दोस्तों। और इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रशिया के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। वोस्तोक अभ्यास रशिया में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है दोस्तों। रशिया ने बताया है कि इस अभ्यास में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी है। इसका मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना देना नहीं है। जी हां, चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि चीनी सैनिक रशिया के नेतृत्व में संयुक्त सेना अभ्यास में भाग लेने के लिए मेजबान देश की यात्रा करेंगे। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इस संयुक्त अभ्यास में चीन की भागीदारी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति से असंबंधित है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें भारत ने इस युद्धाभ्यास को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय सेना वोस्तोक 2022 में हिस्सा लेने लिए रशिया जरूर जाएगी दोस्तों। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत ने रशिया के खिलाफ बयान देने से दूरी बनाई है, और इस दौरान कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत भी हुई है। वर्तमान में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रशिया के दौरे पर हैं। बढ़ते दोस्तों अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर NSA अजीत डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला आया सामने। 3 कमांडो कर दिए गए हैं बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक से जुड़े एक मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 3 कमांडो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ये कमांडो उस वक्त डोभाल की सुरक्षा में लगे हुए थे जब फरवरी में एक गाड़ी उनके घर के गेट तक पहुंच गई थी, और इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। NSA अजीत डोभाल के घर पर हुई सुरक्षा चूक मामले में CISF की जांच रिपोर्ट से कई खुलासे हुए दोस्तों। ये जांच रिपोर्ट करीब 100 पेज की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि CISF को उस समय ये प्रिज्यूम करना था कि ये फिदाइन टाइप हमला था। CISF के जवानों को फायर खोलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सुरक्षा में तैनात जवानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 3 कमांडो को जो बर्खास्त कर दिया है दोस्तों। अगर आप भी भारत सरकार के इस कठोर एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लॉन्ग लिव अजीत डोभाल जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां रशिया से हमारा खून खरीद रहा है भारत, तेल की हर बूंद में मिला है हमारा लहू। जी हाँ, यूक्रेन के विदेश मंत्री की तीखी टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच भारत लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है। भारत के इस कदम से अमेरिका समेत कई देश खुश नहीं है, और इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रशिया और भारत की ऑयल डील को लेकर तीखी टिप्पणी की है दोस्तों। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रशिया से जो भी तेल का बैरल भारत पहुंचाया जा रहा है उसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है। विदेश मंत्री ने आगे भारत को याद दिलाने के लहजे से कहा कि उन्होंने युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस भेजने में मदद की थी। बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो ने आगे कहा कि हम हमेशा कृषि उत्पादों, विशेष रूप से सरसों के तेल में बहुत प्रतिबद्ध सप्लाई और व्यापारी थे। उन्होंने आगे कहा कि हमें भारत की ओर से यूक्रेन को
मजबूत समर्थन की उम्मीद थी। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन भारत का हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन रशिया से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि जब भारत रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि जो डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है उसकी कीमत यूक्रेन के लोगों के खून से चुकाई जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन और भारत दोनों में काफी आवश्यक समानताएं हैं और दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने आगे कहा कि भारत का रशिया से तेल खरीदने का फैसला चौंकाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इससे ये साफ जरूर है कि यूक्रेन से युद्ध के जरिए रशिया को अपने तेल बाजार से पैसे बनाने का मौका मिल गया है। भारत और रूस के ऑयल डील पर उन्होंने आगे कहा कि अभी तक के मानव इतिहास में हर विवाद, हर युद्ध में एक पक्ष ने नुकसान उठाया तो एक ने पैसा बनाया। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रशिया के गहराते संबंधों का असर भविष्य में भारत के म्यांमार को लेकर पक्ष पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग यूक्रेन के इस विदेश मंत्री के बयान का जवाब आप लोग कैसे देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से उनका कहना है कि भारत रशिया से तेल नहीं बल्कि हमारा खून खरीद रहा है दोस्तों, तो क्या भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए दोस्तों, या फिर ये एक इमोशनल ड्रामा यूक्रेन की तरफ से भारत को लेकर किया जा रहा है दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग और भारत सरकार को सजेशन देना मत भूलिएगा दोस्तों। इस बारे में एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर जयशंकर जी ने सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि रशिया से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा अपना भारत। जी हाँ, एस जयशंकर के इस जवाब से पश्चिमी देशों की बोलती हुई बंद। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा। एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदने से पीछे नहीं हटेगा। जयशंकर ने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि भारत सबसे पहले अपने नागरिकों के हित में फैसले लेगा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए थाईलैंड पहुंचे हैं दोस्तों। उन्होंने रशिया से कच्चे तेल के आयात को देश के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर चीन को ताइवान की दो टुक कहा, हम भी अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए आश्वस्त हैं, सक्षम है और दृढ़ है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के F-16 लड़ाकू विमानों ने बुधवार को मीडिया के सामने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए रात के आसमान में गर्जना की ओर जता दिया है दोस्तों कि वो चीन को जवाब देने के लिए सक्षम है। ताइवान की रक्षा के लिए सेना ने अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। चीन जो ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद द्वीप के चारों ओर सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसके बाद रविवार और सोमवार को 5 अमेरिकी सांसदों ने ताइवान का दौरा किया। जी हां, ताइवान की सेना ने कहा कि उसने सोमवार को अपने क्षेत्र में युद्ध का अभ्यास किया क्योंकि अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने चीनी दावा किए गए द्वीप का दौरा किया और राष्ट्रपति त्साई इंग वेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर अटारी सीमा पर 900 ग्राम RDX बरामद। जी हाँ, पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से ट्रक में लाया गया। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अटारी सीमा पर अफगानिस्तान से बुधवार को आए एक ट्रक की जांच के दौरान उसके अंदर 900 ग्राम RDX मिला है दोस्तों। ये ट्रक बुधवार सुबह पाकिस्तान से होते हुए ड्राई फ्रूट के अन्य ट्रकों के साथ अटारी सीमा पहुंचा था दोस्तों। कस्टम अधिकारियों को इस ट्रक की स्कैनिंग के दौरान इसमें विस्फोटक पदार्थ होने के संकेत मिले। जांच करने पर 900 ग्राम RDX मिला। इसके बाद ट्रक के चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कस्टम अधिकारी अन्य ट्रकों की जांच में जुटे हुए हैं। जी हाँ, ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे में फिर एक बार पाकिस्तान की बड़ी चाल को नाकामयाब कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर भारत की चिंता पर चीनी जासूसी जहाज के कप्तान ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा हम शांति और मैत्री मिशन पर है। जी हाँ दोस्तों, चीनी जासूसी जहाज UN वांग 5 भारत की आपत्तियों के बावजूद श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पहुंच चुका है। ये जहाज मंगलवार को हम्बन टोटा पहुंचा जो 22 अगस्त तक बंदरगाह पर बना रहेगा। इस बीच जारी विवाद पर चीनी जासूसी जहाज के कप्तान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जहाज के कप्तान झांग होंग वांग ने कहा कि युआन वांग 5 शांति और मैत्री मिशन पर है और श्रीलंकाई बंदरगाह पर इसके पहुंचने से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग में भी माहिर है। जहाज 11 अगस्त को बंदरगाह
पर पहुंचने वाला था, लेकिन श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं मिलने से इसमें देरी हुई। जी हाँ, एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन को बहुत बड़ा झटका देगा ताइवान। 80 करोड़ डॉलर की चिप डील कर सकता है रद्द। जी हाँ, चीन की नौसेना ने अपने तटों से दूर होने के साथ ही ताइवान अपने सेमीकंडक्टर डिफेंस को मजबूत करने में जुट गया है दोस्तों। ऐसे में अधिकारी फॉक्सकॉन पर चीन की एक चिप मेकर कंपनी के साथ 80 करोड़ डॉलर की डील खत्म करने के लिए दबाव बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉक्सकॉन को पूर्व में होन है प्रीसाइजेशन के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही ताइवान अपने टॉप इंजीनियर्स को मेनलैंड यानी चीनी कंपनियों के जाल में फंसने से बचाने की कोशिशें कर रहा है दोस्तों। चीन की कंपनी में 20% हिस्सेदारी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाला देश जुलाई में तब अलर्ट हो गया था जब खुलासा हुआ था कि एक सहायक कंपनी के जरिए उसकी चीन की पूर्ववर्ती चिप इंडियन कंपनी सिंघुआ यूनि ग्रुप 20% हिस्सेदारी है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या लंका में जासूसी जहाज के बाद पाकिस्तान में होगी चीनी सेना, ड्रैगन की चौंकाने वाली चाल का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, एशिया में हमेशा प्रभुत्व बढ़ाने की फिराक में रहने वाला चीन की अब नई खुराफाती चाल निकलकर सामने आई है दोस्तों। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर जासूसी जहाज डॉक करने के बाद अब चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हितों की सुरक्षा करने की प्लानिंग में है दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए चीन समूचे एशिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। शीर्ष राजनयिक सूत्रों ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया है कि चीन इन दोनों देशों में अपनी सेना भेजने वाला है। जी हां, अपनी बेहद महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के हिस्से के रूप में संघर्ष ग्रस्त पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करने के बाद चीन विशेष रूप से बनाई गई चौकियों में अपने सुरक्षा बलों को तैनात करके दोनों देशों में अपने हितों की रक्षा करने की योजना बना रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अफगानिस्तान के काबुल से बड़ी खबर, जहां काबुल की मस्जिद में बड़ा ब्लास्ट, 20 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत, 40 से ज्यादा हुए घायल। जी हां, अफगानिस्तान के काबुल में बम ब्लास्ट हुआ है। ये बम धमाका काबुल में मौजूद मस्जिद में हुआ है दोस्तों। इसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 40 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। काबुल के इमरजेंसी हॉस्पिटल ने बताया है कि कुल 27 लोगों को वहां भर्ती कराया गया है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं दोस्तों। एक और खबर की बात करें, जहां पर उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से दहशत में दक्षिण कोरिया, कहा परमाणु हथियार खत्म करो, माला माल कर देंगे। जी हां, उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह दक्षिणी प्योंग प्रांत के ओनचोन से पश्चिम सागर में 2 क्रूज मिसाइलें दागी हैं दोस्तों, जिसके बाद से दक्षिण कोरिया में दहशत का माहौल है। फिलहाल इन मिसाइलों की रेंज और ताकत को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारी विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया से बातचीत का आह्वान करने लगा है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को परमाणु बम समाप्त करने के एवज में भारी आर्थिक सहायता देने की भी पेशकश की है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां इजरायल और तुर्की के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध बहाल, एर्दोगन के ऐलान पर क्या करेगा दोस्त पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, इजरायल और तुर्की के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध बहाल हो गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री यायर लापिड और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने कूटनीतिक रिश्ते की बहाली का ऐलान किया। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने तुर्की की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में इजरायल की स्थिति को मजबूत करना जारी रखेंगे। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल को पश्चिम एशिया का बड़ा खिलाड़ी बताते हुए आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। हालांकि तुर्की ने यह भी साफ कर दिया है कि इजरायल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध का यह मतलब नहीं है कि वो फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन छोड़ देगा। साथ ही साथ बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रोहिंग्याओं को घर देने के हरदीप पुरी के ट्वीट से मचा घमासान, जिसके बाद विवाद के बाद गृह मंत्रालय ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली स्थित बक्करवाला इलाके के अपार्टमेंट EWS फ्लैट और पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजने तक कानून के अनुसार डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाना है। जी हां, इससे पहले केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ट्वीट किया था, जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ। उन्होंने लिखा कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में स्थित फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन को
लगने वाला है तगड़ा झटका। अब इस ताइवानी कंपनी को भारत आया पसंद, बताया प्लान। जी हाँ, तेजी से बदलते भू राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। ऐसे में ताइवानी कंपनियां चीन में अपना एक्सपोजर कम कर रही हैं और बेहतर विकल्पों की तलाश कर रही हैं। बदले हालात में भारत ताइवानी कंपनियों की पसंद बनकर उभर रहा है दोस्तों। इसका संकेत ताइवान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक फॉक्सकॉन ने दिया है। फॉक्सकॉन भारत में अपना कारोबार और निवेश बढ़ाने की तैयारी में है दोस्तों। आपको बता दें, एप्पल, शॉमी समेत कई बड़ी कंपनियों के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन पहले से ही भारत में 3 फैक्ट्रियां चला रही हैं। भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फॉक्सकॉन की 3 फैक्ट्रियां काम कर रही है दोस्तों। और ऐसे में इन्होंने भारत को लेकर बड़ा ही पॉजिटिव रिव्यू दिया है दोस्तों और कहा है कि हम पूरे तरीके से कह सकते हैं कि भारत में ओवरऑल इंडस्ट्रियल माहौल में सुधार आया है दोस्तों। ऐसे में अगर ऐसा होता है दोस्तों तो सारी कंपनियां अब अपना प्लांट भारत में लगाएंगी दोस्तों और भारत का भी ग्रोथ होगा और चाइना को उसका वैल्यू पता चल जाएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित किया जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें केंद्र को राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है दोस्तों? भारत के नागरिक होने के नाते अपना विचार जरूर दीजिएगा। क्या राम सेतु जी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए दोस्तों या नहीं, बताइएगा जरूर अपनी राय। एक और खबर की बात करें, जहां कोरोना से मौत का तांडव। राजधानी दिल्ली में एक दिन में इतने मरीजों ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1652 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1702 मरीज ठीक हुए और 8 मौतें हुई थी। जी हां दोस्तों, राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 9.92% है और सक्रिय मामले 6809 है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटों में कोरोना के 836 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,74,365 हो गई है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,48,174 हो गई है। तो वहीं राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटों में कोरोना के 332 मामले सामने आए हैं दोस्तों और 2 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 92 देशों में फैला मंकी पॉक्स। WHO ने कहा तेजी से बढ़ रहे हैं केस, वैक्सीन मांग रहे हैं देश। जी हां, कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स की दहशत लोगों को डराने वाली है। मंकी पॉक्स वायरस अब दुनिया के 92 देशों तक फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को ये जानकारी दी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि मंकी पॉक्स अब तक 92 देशों और क्षेत्रों तक फैल चुका है। WHO को प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 35,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो वहीं वायरस से अब तक 12 की मौत हो चुकी है दोस्तों। और खबर की बात करें, जहां भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। इन दोनों नेताओं को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बोर्ड से हटाया गया है, तो वहीं BS येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सर्बानंद सोनोवाल के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों और आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर RJD के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार लालू यादव से मिले CM नीतीश कुमार। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार राज्य में RJD के साथ नई सरकार बनाने के लिए बाद के साथ बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ नया संबंध फिर स्थापित किया। इसी के तहत CM नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई मीटिंग की तस्वीरें शेयर की दोस्तों। इन फोटोज में बिहार के 2 दिग्गज नेता लालू और नीतीश एक दूसरे को लाल गुलाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या आजम खान फिर जाएंगे जेल? रामपुर में गवाह को धमकाने का बड़ा आरोप हुआ, केस दर्ज। जी हां, समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आजम खान पर गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। इसी आरोप में आजम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
किया गया है। 2019 में दायर एक मामले के गवाह ने केस दर्ज कराया है। जमानत पर चल रहे व्यक्ति का किसी गवाह को धमकी देना गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे में इस बात की चर्चा है दोस्तों कि क्या आजम खान फिर से जेल जाएंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में फिर मिलेगी छूट, लेकिन अब बदलेंगे नियम। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है सरकार का नया प्लान, बता दें रेल यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के समय बंद हुए सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटेगरी के यात्रियों को रियायती टिकट यानी कंसेशन टिकट की सेवा फिर से शुरू करने पर सरकार प्लान कर रही है दोस्तों। दरअसल आलोचनाओं के बाद रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल करने पर विचार कर रही है, लेकिन संभव है ये केवल सामान्य और शयन यान श्रेणी के लिए हो। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इसके नियम और शर्तें जैसे आयु मानदंड में बदलाव कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि सरकार रियायती किराए की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुहैया कराए, जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुषों के लिए थी। सूत्रों ने संकेत दिया है कि इसके पीछे मुख्य कारण बुजुर्गों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों को देने से रेलवे पर पड़ने वाले वित्तीय भार का समायोजन करना है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कैसे आप आधार कार्ड से राशन कार्ड जोड़ सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी इसका प्रोसेस जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड से राशन कार्ड को जोड़ना जरूरी है। इसकी अंतिम तारीख 30 जून 2022 थी, जो बीत चुकी है, लेकिन लिंकिंग का ये काम जारी है। दोनों दस्तावेजों की लिंकिंग होने से राशन के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। इससे पात्र लोगों को राशन मिलना सुनिश्चित होता है। गरीब लोगों के राशन पर अमीर लोग धावा नहीं बोल सकते। आधार से लिंकिंग का एक बड़ा फायदा ये भी है कि एक व्यक्ति फर्जीवाड़ा कर अलग अलग राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। जिन लोगों की इनकम अच्छी होगी वे राशन लेने की कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें रोका जा सकेगा। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से पात्र लोगों को ही सब्सिडी पर तेल और अनाज का लाभ दिया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑनलाइन कैसे जोड़ सकते हैं आधार को राशन कार्ड से और ऑफलाइन कैसे जोड़ सकते हैं दोस्तों, ये जो दोनों जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये खबर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको वही जवाब दे दिया जाएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबरों में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।